तो पैटर्न अलग बोला गया है, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग छोड़ते हैं। यहाँ पे मार्क्स देख लो, दैट इज अ मैक्सिमम मार्क इज 100, एक्सटर्नल दैट इज अ थ्योरी पेपर आपको 80 अटेंड करना है, एंड इंटरनल आपका कितना है 20 है। तो 3 आवर्स का पेपर है, 16 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट देखो क्या क्या है आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, दैट इज एक पॉइंट है ना, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये दोनों को आप प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से, ठीक है। ये इसमें एक्चुअली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इवैल्यूएशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, असेसमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट एट ए टाइम हम अगर कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो ये इजी होगा, बिकॉज इवैल्यूएशन के पॉइंट्स जो है ना वो असेसमेंट के पॉइंट्स के साथ सेम है, वैसे असेसमेंट के जो पॉइंट्स हैं इवैल्यूएशन के साथ सेम ही होगा, दैट इज द वाइस वर्सा रिलेशनशिप जो भी आपका है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, इवैल्यूएशन क्या है एंड असेसमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोथ के बेसिस पर मेंशन होगा, प्रिंसिपल्स मेंशन होगा, फीडबैक जो प्रोसेस है उसका मेंशन होगा, एंड जो भी यूजर्स और नीड्स होंगे उसका मेंशन होगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके नोट्स मिले हैं कि नहीं, मैंने शेयर किए थे कल, आई थिंक कल या परसों, प्रीवियस डे आई थिंक किया था, आप लोगों को मिला? यस और नो? नोट? ओके, थैंक यू। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये देख के टेंशन नहीं लेना है कि ये कंसेप्ट असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 4 या 5 पेज का है। अगर आप लोग कुरुक्षेत्र के जो पेपर्स होंगे वो लैंडस्केप आएगा, सो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका वो 7-8 पेजेस हो जाएगा, और डायग्राम फायग्राम दे के आप 7-8 पेज कर लो। Then देखो purposes and objectives of assessment for placement, providing feedback, grading promotions and certification, diagnostic learning difficulties। ये जो questions है ना, ये दोनों एक साथ है, आपको टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैंने बोला 1.1 1.2 दोनों का आंसर एट ए टाइम मेंशन करना है, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू ये सारे कैरेक्टर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। दैट इज असेसमेंट क्यों करते हैं? प्लेसमेंट्स के लिए। असेसमेंट प्रोवाइडिंग फीडबैक, दैट मीन्स असेसमेंट के थ्रू हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। दैन हम प्रमोशन भी करते हैं, दैट मीन्स प्रमोट टू द हायर क्लासेस, प्रमोट टू एनी टाइप ऑफ जॉब, और प्रमोशन टू एनी रोल, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन you got very good marks, so that your teacher will provide some certificate to you to grade it up। so आपको graded up करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, so ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो इसको हम सर्टिफिकेशन बोलते हैं। then diagnostic of learning difficulties, that is a diagnostic assessment और diagnostic evaluation also। ऐसा एक क्वेश्चन आया जैसे कि नागार्जुना यूनिवर्सिटी का मेंशन हुआ CCA इंस्टेड ऑफ CCE, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट मेंशन था। सो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। अगर किसी ने आपको ये पूछ दिया टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आल्सो मेंशन्ड एज, आपको असेसमेंट बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो उस बेसिस पे फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट बेसिकली 5 टाइप्स को आप मेंशन करेंगे, दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, सबमेटिव, फॉर्मेटिव एंड प्लेसमेंट वन। सो ये 5 को आप मेंशन करने से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के इवैल्यूएशन और असेसमेंट के टाइप्स मेंशन होते हैं। सो उसको छोड़ने के बाद ये तो लॉन्ग क्वेश्चन का गया। अभी देखो लॉन्ग के बाद यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मेंशन है, दैट इज अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द करंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे ना बेसिकली डिफरेंस बिटवीन करके मेंशन है, दैट इज अ फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव।
ये मेंशन हुआ। सो फॉर्मेटिव सबमिटिव तो ऑलरेडी आपको पता है। फॉर्मेटिव दैट इज द ड्यूरिंग द सेशन और ड्यूरिंग द टेस्ट, जो डे टू डे लाइफ का जो टेस्ट होता है या 1 to 2 days के विद इन जो टेस्ट होता है उसके बेसिस है। फॉर्मेटिव के ऑपोजिट में है सबमिटिव, दैट इज अ एंड ऑफ दिस सेशन। एंड ऑफ दिस सेशन में एग्जामिनेशन होता है तो उसका इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे ना आपको जानना पड़ेगा दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सबमिटिव, डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेटिव, देन डेफिनेशन इंट्रोडक्शन रहेगा, डेफिनेशन मीनिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन लास्टली मेंशन होगा द सेपरेशन, दैट मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे जो भी कंपैरिजन वाला पॉइंट है इन बिटवीन द फॉर्मेटिव एंड द सबमिटिव वन। ऐसे सारे क्वेश्चंस को करने प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक, दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक में, प्रोग्नोस्टिक में ऑल ओवर सारे बच्चों का हम इश्यूज को नहीं देखते, इंडिविजुअल डिफरेंस को एट ए टाइम हम लोग फेस नहीं कर सकते, सारे बच्चों को सेम बेसिस पे पढ़ाते हैं। बट डायग्नोस्टिक दैट इज अ वन काइंड ऑफ रिमेडियल टीचिंग टू फाइंड out the issue whatever the present inside the classroom or inside the child's brain or child's mentality. सो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर उनकी दिमागी हालत कैसा है, उसके इश्यूज क्या होते हैं। जस्ट लाइक मैंने बहुत सारा मूवीज़ का नाम बोला है, आप लोग अगर देखे हो चॉक एंड डस्टर, या फिर आपने अगर देखा होगा तारे ज़मीन पर, या फिर हिचकी, तो ये सारे मूवीज़ आपको वही सेम बताएंगे कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं एंड उसके बेसिस पे बच्चों को पर्सनली ग्राउंड पे उनको चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए एंड सॉल्व करने चाहिए उनके इश्यूज़ को। तो इस पॉइंट्स को पकड़ने का मतलब हो गया डायग्नोस्टिक करना, मतलब डायग्नोसिस करना। आपका पर्सनल इश्यूज क्या है उसको मैं पहले समझूंगी, आफ्टर दैट फाइंड आउट करूंगी कौन सा मेजर इश्यूज है, उसको सॉल्व करने के लिए रेमेडियल टीचिंग दूंगी या फिर प्रेस्क्राइब करूंगी रेमेडियल टीचिंग को। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो ही था बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों शॉर्ट में भी आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है कंपेयर करने के लिए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बहुत रेयर आता है क्वेश्चन में, आप अगर कम पढ़ के जाओ तो भी चलेगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इसको शॉर्टली प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही ईजी है। क्वांटिटी दैट इज अ अमाउंट में चेक करना, क्वालिटी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेंशन होता है ना, दैट इज़ क्वालिटीज़ हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आपके डेवलपमेंट्स के बेसिस पे जो भी क्वालिटीज़ डेवलप्ड हुए हैं तो उसको चेक करना हो तो वो क्वालिटेटिव होता है। तो ये इसको आप शॉर्टली प्रिपेयर करो, ये रेयर है तो वन टाइम लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाना, ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट यूनिट पे। सो नेक्स्ट यूनिट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। फर्स्ट पॉइंट ये देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100% आने का चांसेस है। इफ़ नहीं आया तो बहुत अच्छा बात है क्योंकि इसका पॉइंट्स भी वैसा ही है, बहुत ही वास्ट है, तो इसको अच्छे से करना, गलत मत करना। सो क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग, रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सो इसको क्या कर सकते हो ना कि ऐसा नहीं है, सपोज कोई पर्सन भूल गया टेक्सोनॉमी, तो उसके लिए भी मैं हिंट देती हूँ क्या कर सकते हैं। सपोज टेक्सोनॉमी आप भूल गए तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी, ये वर्ड लिखो पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स होता है क्लासिफिकेशन, वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। टेक्सा और दैट इज अ अरेंजमेंट, डिफरेंट क्लासेस में अरेंजमेंट को हम टेक्सोनॉमी मेंशन करते हैं। अभी क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक्चुअल एम था दैट इज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल जो भी एम्स हैं उसको फुलफिल करना, या फिर उसको फाइंड आउट करना कि कौन सा एम से कौन से एम्स पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। सो उस पॉइंट के ऊपर एग्जामिनेशन, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर, उसको एग्जामिन करके उसके जो भी इश्यूज हैं कि कौन से पॉइंट पे क्या करना चाहिए वो सब ब्लूम्स ने बताया, ठीक है, बेंजामिन जस्टली ब्लूम्स। तो ये 1952 में आई थिंक हो गया था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, एंड 19 बोल रही हूँ, देन 1972 तक
कोई भी पर्सन ने कुछ सॉल्व आउट नहीं किया कि कौन सा इश्यूज है, एक्चुअली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या वर्क करता था या फिर वर्केबल नहीं है, कंट्रोवर्सीज हैं। तो उस पॉइंट पे 1972 के बाद बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आया 2001 में बाय कोसला एंड हिज कलीग्स, उनके कलीग्स एंड जो पर्सन है कोसला, या फिर समटाइम इट इज नोन एज कोसाला, कोसाला भी बोल सकते हो या कोसला इज बेटर, तो कोसला उन्होंने डिस्क्राइब किया। अभी क्या है ना, साइकोमोटर का कोई भी चेंजेस नहीं है, साइकोमोटर जो प्रीवियस था एज प्रीवियस वो सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। उसको आप देख लो, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रुप में, अगर नहीं मिला वो भी शेयर कर दूंगी, साइकोमोटर पॉइंट को हाफ पेज का है, वहाँ से देख लेना। इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, ये दोनों बहुत बार सेंड हुआ है, फिर से सेंड कर दूंगी इफ इश्यूज आए, तो ये दोनों को अच्छे से करो, बिकॉज इंडिविजुअली मैंने बहुत बड़ा करके दिया है आपको, उसमें से कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट एक देखना, आप लोगों का इफेक्टिव का एक चार्ट होगा, एक चार्ट होगा आपका कॉग्निटिव का, उसको आप याद रख लो, उसके पॉइंट्स में क्या क्या है मेंशन कर दो, बस खत्म, चार्ट जैसा प्रिपेयर कर लो, बेटर रहेगा, ये अच्छे से करके जाएंगे। ओके, आप लोग इवन इफ टेलीग्राम में भी ढूंढोगे ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मार देना, पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं भूल गई तो वहाँ पे सर्च कर लेना, आपको पूरा मिल जाएंगे, 3 पेज का है ओनली, उसमें भी 2 पेज कॉग्निटिव का एक पेज है, एक पेज इफेक्टिव का है, साइकोमोटर का हाफ पेज है, तो मैं सेंड कर दूंगी इफ नहीं मिला। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, that is a very short answer type question, short answer type question, essay type question, objective type question and situation based। तो ये जो है ना, इसको ओवरलुक करके जाओ ओनली, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आया है, बाई चांस आ भी गया तो उसके और में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जैसे भी मिलेगा, अगर वो नहीं मिला, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक पॉइंट बता देती हूँ, ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है ना, इसको अच्छे से करोगे ना, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कंफर्म टू कंफर्म मिलेगा। सो आप स्किप कौन सा कर सकते हो, ये पॉइंट को स्किप कर सकते हो, ये पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। ओके, समझ आया कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ, समझ आया, क्लियर है। ओके, कौन सा छोड़ेंगे तब, कौन सा को स्किप करेंगे, कौन सा पॉइंट को। यस, उस पॉइंट को आप स्किप करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ काइंड ऑफ टास्क, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस, इसको क्या करना, 2-2 पेज करके ओनली पढ़ना, 2-2 पेज, डायग्राम से हाफ पेज भर दो। इसके यूजर डिसयूजर से ऑलमोस्ट सबके यूजर्स सेम टाइप्स का ही होगा, तो यूजर्स ना, मैं आपको हिंट देती हूँ बहुत ज़्यादा, क्या है कि एक का यूजर्स पढ़ लिया ना, बाई चांस असाइनमेंट लाइफ में किए हो कि नहीं, ऑब्वियस किए, परफॉर्मेंस किसी का भी जज किए हो कि नहीं, वो भी किए, बिकॉज वी आर टीचर नाउ, सो हम लोग टीचर हैं भी ऑलरेडी, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं या ट्यूशंस करते हैं, सो हम लोग कैसे परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो उसके यूजर्स आप लिख सकते हो, जो चीज़ पता है ओनली उसका इंट्रो डेफिनेशन कर लेना है, छोड़ देना है, उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है कि ये नहीं हो रहा है, पूरा बुकिश वर्ड में ही लिखना है, आपको ओनली पेपर कंप्लीट करके आना है एंड अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है, बाकी सारे पॉइंट्स के हेडिंग्स होने चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। ओके, सो ये हो गया। अचीवमेंट टेस्ट जब लिख रहे हो ना, उसके साथ ब्लूप्रिंट प्लीज ऐड कर देना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इवन इफ 16 से 14, 14 हाफ 15 भी आ सकता है, ठीक है। याद रहा, अचीवमेंट टेस्ट बहुत ही शॉर्ट है, तो अभी के टाइम पे ब्लूप्रिंट बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है, सो ऐसे अचीवमेंट टेस्ट के साथ ब्लूप्रिंट को ऐड कर दो, वो ओनली 1.5 से 2 पेज का होगा, ऐड कर दो, कंप्लीट हो जाएगा, एंड दोनों का प्रोसीजर भी सेम है, अचीवमेंट टेस्ट का जो भी प्रोसीजर है वो सेम है। एंड प्लीज बुक में अचीवमेंट टेस्ट अभी मत देखो, आप लोग बना नहीं पाओगे, वहाँ पे एक्चुअली ब्लूप्रिंट एंड अचीवमेंट टेस्ट को दोनों को एट ए टाइम मिक्स करके बनाया गया है, सो दैट वो थोड़ा सा भास्ट हो गया, मैंने पॉइंट आउट करके हाफ 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 करके टेबल्स बनाए, तो ये आपको इजी भी होगा एंड आपके पेजेस भी कवर होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अचीवमेंट टेस्ट के साथ क्या लिखेंगे हम, कौन सा पॉइंट लिखेंगे, ब्लूप्रिंट, राइट, ब्लूप्रिंट हो गया। डायग्नोस्टिक टेस्ट आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हो, फर्स्ट यूनिट में अगर नहीं आया देन सेकंड यूनिट में आ जाएगा,
डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है? फिर यूनिट 3 में आता है, दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन। वो देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चन्स हैं, ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चन्स हैं, बाकी सारे शॉर्ट हैं। अच्छा, शॉर्ट को अगेन जॉइन कर देते हैं तो वो लॉन्ग हो सकता है, बट मैं आपको लॉन्ग के अकॉर्डिंग, प्रॉपर लॉन्ग के अकॉर्डिंग बताती हूँ। दैट इज़ अ सीसी करना, नीड फॉर सीसी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर। तो इसके ना टेलीग्राम में भी नोट्स होंगे, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। पहले तो आप सीसी लिखोगे, वो इंग्लिश बुक में जो था ना, हम लोग ने इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा था, एंड ऑलरेडी मैंने उसको शेयर भी किया था कि ये सारे पेडागोजी के लिए यूजफुल है, सेम नोट्स रहेंगे सबके लिए। तो वो ओनली 3.5 पेज का होगा, ठीक है? एंड उसके साथ आपको ये जो सीसी में जो भी इश्यूज आते हैं, दैट इज सीसी को हम क्यों करते हैं ना, सीसी उसका इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर। तो सीसी जब होता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो जब फुलफिल नहीं होता है, तो टीचर्स क्या प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बच्चों को हम कभी सीसी में डाल रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम रेगुलरली कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उनको टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट दे रहे हैं। एवरी टाइम अगर बच्चा इन्वॉल्व रहा टेस्ट में एंड असेसमेंट में, या फिर जस्ट लाइक वो इन्वॉल्व रहा, भाई वाह ये वो, बच्चों को आवाज आ रहा है अभी? अभी आया? अभी आ रहा है कि नहीं बोलो, नहीं तो मैं नेटवर्क चेंज करूंगी। आ रहा है? ओके। ओके, थैंक यू। सो मैंने बोला, अभी मेंशन किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीसी मेंशन कर देना है। सीसी के बाद आप ऐड कर लोगी सीसी का जो भी इम्पोर्टेंस है वो। नेक्स्टली आप ऐड करोगे टीचर्स को जो भी इश्यूज आता है, जब सीसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बच्चों का जो भी डेवलपमेंट है वो कभी कभी क्या होता है ना, हैम्पर हो जाता है। कैसे? सपोज बच्चे को हम रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट आइटम्स को उनको दे रहे कि बार बार असेसमेंट कर सके, बट क्या होता है ना, समटाइम्स वो बोर हो जाते हैं, एंड ये वन काइंड ऑफ उनके अंदर डिमोटिवेशन क्रिएट करता है कि एवरी टाइम एग्जाम हो रहा है, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे टीचर्स फेस करेंगे एंड कैसे उसके रेमेडीज देंगे वो मेंशन है। ये आई थिंक 2 पेजेस का नोट्स मैंने मेंशन किया है, एंड इसके अकॉर्डिंग ऐड कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट आप जब कॉपी में लिखोगे 7-8 पेज का हो जाएगा। मेरे हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा है। सो ये 2 पेज लगेगा, लास्ट का जो भी पार्ट मैंने बोला प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर। तो ये जब भास्ट हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 8 पेजेस हो जाएंगे, 7 to 8 पेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पोर्टफोलियो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो क्या है। अच्छा, portfolio means होता है one kind of record where we give some assignment to the child, and after completion of their assignment, how they work, how they implement their strategies to portfolio, sorry, how they implement their strategy to making assignments, or how they work with the assignment in the different fields। ये सब जब हम डिसाइड करते हैं, सपोज आप 10 बच्चे हो, 10 बच्चों को मैंने असाइनमेंट वर्क दिया, सेम टॉपिक दिया या डिफरेंट टॉपिक दिया, आपके वर्क को मैं अगर एनालाइज करती हूँ, आपके परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो इस पॉइंट को अगर हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड में ऐड करते हुए जाएंगे, दैट मीन्स वन बाय वन आपके परफॉर्मेंस को मैं ऐड करते हुए चलूँ, देन इट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। तो उसका अगेन 4 टाइप्स हैं, एक्चुअली 4 नहीं, 8-9 टाइप्स के पोर्टफोलियोज हैं। आप एनी 4 और 5 को मेंशन कर दो, हो जाएगा। सो ऑनलाइन पोर्टफोलियो होता है, शोकेसिंग पोर्टफोलियो होता है, इवैल्यूएटिंग पोर्टफोलियो होता है। तो ये टाइप्स हैं पोर्टफोलियोज का, एंड उसके यूजर्स आपको मेंशन करना है, इतना ही है। और भी अगर डिटेल चाहिए, संडे वीडियोस आ जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, बिकॉज अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों को करवाने का, प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो आपको मैं वीडियो देते जाऊंगी, जो भी इश्यूज आया शॉर्ट वीडियोस करके देते जाऊंगी, ठीक है? अभी देखो बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो जानता है कोऑपरेटिव वो लिख जाएगा, लिख सकता है। सो यहाँ पे अगर कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव कर देते हो तो कहाँ पे यूज होगा, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन से पेपर में यूज कर सकते हैं, बताओ कहाँ पे, कौन से बुक में और है आपका, मल्टी सेंसरी, पीयर ट्यूटरिंग,
इंक्लूसिव में ही। सो आप देखो सोशल लर्निंग, जो जो बच्चा आप लोग मतलब जो भी बच्चे कर सकते हो कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, तो अल्टीमेटली वो सोशल लर्निंग कर लेगा, पीयर ट्यूटरिंग हो जाएगा। ओनली वर्ड्स चेंज करना है, अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन है उसके विद इन वो सेम है। ठीक है, सेम है। तो एट ए टाइम प्रिपेयर करो, आपको इतना बर्डन नहीं लगेगा। सो अभी देखो उसको छोड़ के और क्या है, नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स है, सोशियोमेट्रिक है। सोशियोमेट्रिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो भी शॉर्टली, मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स अगर उसको देख लो तो आपका हो जाएगा। हाँ ये है कि मेनी टॉपिक्स एक साथ था, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया, बट एट ए टाइम याद करिए असेसमेंट का क्लासेस 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी हुआ, तो उस बेसिस पे इतना क्वेश्चंस पीडीएफ एट ए टाइम भेजना पड़ा। सो आप लोग चेक करो प्रॉपरली, आपको मिल जाएगा। सोशियोमेट्रिक कुछ नहीं है, वन काइंड ऑफ सोशल लर्निंग को ही सोशियोमेट्रिक बोलते हैं। सोसाइटी में आप रह रहे हो, तो सोसाइटी में आप एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, या फिर जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, मैं आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, इस पॉइंट को अगर समझ लो एंड उसको अगर हम लोग मेजरमेंट कर ले तो ये सोशियोमेट्रिक है। ठीक है, नेचर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इतना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं। आप इसको शॉर्टली प्रिपेयर कर सकते हो या फिर एक आध क्वेश्चन को स्किप कर दो, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, बट इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर भी आ चुका है, मीनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एट ए टाइम कर लो, इसका शॉर्ट भी मैंने मेंशन किया है। एट ए टाइम करो, एक लॉन्ग भी आ सकता है, इंडिविजुअल आया तो शॉर्ट भी आ सकता है, तो दोनों में आ गया तो आपका 20 मार्क्स फिक्स्ड हो गया। ठीक है, सो हार्डली मैंने बोला 3 लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे, लॉन्ग 2 मेंशन है, बट इसको भी मैंने लॉन्ग पे ले लिया क्योंकि एट अ टाइम 4 पॉइंट्स भी हो जाएंगे शॉर्ट का भी। सो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड बाकी सारे शॉर्ट में है। ठीक है, 3 शॉर्ट है। देन फोर्थ वन में देखो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस यूनिट में अगर आप पोर्टफोलियो या इधर कर लोगे पोर्टफोलियो, देन यहाँ पे भी यूज हो जाएगा, दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एंड प्रोफाइल्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको शॉर्टली प्रिपेयर करो, 2-2 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है, रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर, दैट इज द स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स के साथ कैसे आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है, या फिर सपोज बच्चा का कोई पॉइंट पे इश्यूज हैं, तो उस पॉइंट को पॉइंट आउट करके कैसे आप लोग बात करो पेरेंट्स के साथ, सो दैट घर पे भी उसके इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फीडबैक देना पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस के बेस्ड, उसके ग्रेडिंग के बेस्ड, उसके एवरी वर्क के बेस्ड, तो इसको मेंशन करना है। सो उसके बाद और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, दैट इज ये हो गया स्टेक होल्डर का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, 2-2 पेज का है। दोनों को क्वेश्चन डाल के एग्जांपल्स डाल के अगर कर लेते हो तो ये 6-7 पेजेस का हो जाएगा। एंड फर्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी मैं एक हिंट देती हूँ आपको। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर कर रहे हो, सो आप मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का ओनली कौन सा पोर्शन करके जाओगे बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन करके जाना, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ और एक है क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसको एज ए शॉर्ट प्रिपेयर करके जो है ना, 2-2 पेज का, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, शॉर्ट में भी मिल जाएगा। अदरवाइज पूरा स्किप करना चाहते हो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना ज़्यादा, हो जाएगा, मिल जाएगा क्वेश्चंस। तो सेंट्रल टेंडेंसी को एज ए लॉन्ग करिए। परसेंटेज, जो परसेंटाइल स्कोर पढ़ोगे आप लोग, एनपीसी परसेंटाइल का मैंने जो बोला, उसके साथ ही परसेंटाइल का परसेंटेज का भी है, उसको कर लेना, 1-1 पेज का है, हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्रेडिंग मीनिंग एंड टाइप्स। ग्रेडिंग मीन्स ग्रेड अप करना, वन काइंड ऑफ, मैं आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रेड करती हूँ, ग्रेड A B C D। जो ANU बच्चे हैं ना, नागार्जुना यूनिवर्सिटी के, उनको ग्रेड्स मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं। सो जैसे कि 30 to 40% ये पास मार्क है, तो इसको हमने रख दिया E ग्रेड में। अभी 40 to 45, जैसे E के ऊपर चलते हैं D और D+, देन ऊपर चलो 45 to 50, दैट इज द डी। उससे ऊपर थोड़ा चलते हैं तो हमें और थोड़ा अच्छा मार्क्स मिलेगा, दैट इज C+। देन
सी प्लस के ऊपर थोड़ा चलते हैं, तो सी के ऊपर मैं यहाँ पे ग्रेडिंग अप का सीक्वेंस जो है आपके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं लोएस्ट ली थी ई से, सो मैं पीछे से चल रही हूँ, एंड हाईएस्ट अगर लूँ सो हाईएस्ट में मेरा ए रहेगा या फिर ई रहेगा, सॉरी ओ रहेगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग और ए हमारा ए प्लस ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ग्रेडिंग होंगे। ग्रेडिंग के टाइप्स आप लोग शॉर्टली मेंशन करेंगे, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दे दोगे, एनफ है। सो इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। इतना करो पहले, क्या इश्यूज आते हैं फिर मुझे आप लोग संडे बताना क्या इश्यूज आ रहे, क्या हो रहा है, अदरवाइज उसको फिर से हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत सारा टाइम मिलेगा बिफोर आपके एग्जामिनेशन। आप लोग जा रहे हो 14 को, आई थिंक 14 और 15 को। सो 11 12 छुट्टी है मेरा। जितने क्वेश्चंस हैं पूरे दिन में बोलते रहना, हम लोग एक एक क्लास फिर से कंडक्ट करेंगे, एंड जो डाउट्स आएंगे ऑल ओवर सब बोलेंगे। हाँ, अभी के टाइम पे आप बोलोगे कि मैम रिवाइज करवा दो, रिवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोग बच्चे थोड़े हो। बात बात में आप लोग क्या करना कि उसको रिपीट कर लो तो बेटर है, ठीक है। आप लोग रिवाइज कराने बोलोगे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ईच एंड एवरी वन का हर एक का एक एक टॉपिक है, रिवाइज नहीं हो पाता, ठीक है। सो इतना पॉइंट्स है इसका, इस पेपर का क्लियर है। 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन पेपर देख लो पहले, मतलब क्वेश्चन कंटेंट देख लो, कोर्स कंटेंट क्या क्या है। कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में अगेन 2 चैप्टर्स हैं, टोटल 4 चैप्टर्स हैं, 2 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग, नीड, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो ये दोनों को ना एट ए टाइम आप लोग कर लो। एंड 1.4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, देखो यहाँ पे मेंशन क्या है, 1.1 1.2 1.4, इसको कंबाइनली कर लो, एक कंफर्म क्वेश्चन है। एक 16 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स का भी आने का चांसेस है, 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है। देखो पहला यूनिट से ही अगर इतना आ गया तो आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। एंड उसके बाद अभी देखो 3 चीज है, ये हो गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये हो गया बिलीसी कॉन्फ्रेंस। अभी बिलीसी का स्पेलिंग टी से ही स्टार्ट होगा, बट बी, टी के बाद बी आता है, जस्ट लाइक न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एन से नहीं स्टार्ट होता ना, पी से स्टार्ट होता है, पी साइलेंट है, वैसे यहाँ पे टी साइलेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग बिलीसी कॉन्फ्रेंस, अर्थ रियो समिट। अभी मैं ट्रिक बता रही हूँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बिलीसी कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ रियो समिट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम एंड बिलीसी, स्टॉकहोम एंड बिलीसी, ठीक है। ये दोनों को आप जितने हैं, ऐसा नहीं है कि मैम इसमें 4 पेज है या इसमें 5 पेज है, इतना एनफ होगा। तो लड़वा कॉलेज ने मेंशन किया है कि ये 8 पेजेस लिखना है, यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है। मैं यूनिवर्सिटी से हमारे टाइम पे जितना जानती हूँ वो मेंशन करता है कि पेजेस आपको कवर करने अराउंड 7 7.5 भी कर सकते हो। ये हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये बाउंड नहीं है कि आपको 8 9 पेज लिखना पड़ेगा, आपको बाउंड नहीं है। 6 पेजेस नॉर्मल रहता है, मिनिमम रहता है, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 पेजेस तक आप जा सकते हो, क्योंकि पेजेस में उतने और नहीं है। वैसा अगर होता तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 2 2 पेज का आ जाएगा, बट कंसेप्ट तो 2 पेज में ही खत्म हो जाएंगे, है ना। उसके यूजेस हो गए, उसके इम्पोर्टेंस हो गए, उसको लिखेंगे तो 2.5 और 3 पेजेस तो चाहिए। तो शॉर्ट को जैसे भी करके 3 3 3 हाफ आप मेंशन कर सकते हो, उसके बाद जो पेजेस रहेगा लॉन्ग प्रिपेयर कर लेना। तो इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि 8 पेजेस लिखना है, बट आपको कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ पेपर भरना है, पॉइंट्स को एग्जैक्टली लिख के पेपर बनना है। अदरवाइज ना इतने बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन याद रखने में डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अराउंड 6 to 7 याद रखो, उतना में कर लेना। अभी देखो ये हो गया। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। अर्थ रियो समिट को रेयर आता है तो उसको शॉर्टली प्रिपेयर करो, बेटर रहेगा। एंड 1.1 2 and 4 तो मैंने बोल दिया, इजी कर दिया कि एट अ टाइम प्रिपेयर कर लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से आप उसका आंसर सेम लिखोगे। अभी देखो ये छोटे बच्चों वाला पढ़ाई है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, दैट इज अराउंड 5 क्लास से इसको पढ़ रहे हैं, 4 5 से भी पढ़ रहे हैं। So that is acid rain, ozone depletion, effect of urbanization, industrialization and deforestation. पहले तो ये बोलती हूँ कि कंटेम्प्रेरी में ना आप लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन से क्या होता है? अच्छा, अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज मीन्स क्या होगा? कौन सा एरिया को अर्बन एरियाज हम लोग बोलते हैं?
सिटीज को हम बोल सकते हैं, टाउन्स को बोल सकते हैं, या इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया को जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है, स्कूल्स आ चुके हैं, बिल्डिंग्स आ चुके हैं, तो दैट इज अ हमारा अर्बन एरियाज है, नॉट ए रूरल एरियाज। सो आपको मैं अभी भी फिर से इजी करूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कहाँ पे पढ़ेंगे हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कहाँ पढ़े हैं हम, बताओ बताओ फटाफट, कहाँ पढ़े हैं? नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट में बिल्कुल नहीं है ये टॉपिक्स। नॉलेज एंड करिकुलम, यस, नॉलेज एंड करिकुलम में ये टॉपिक्स हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर पॉइंट्स पता है, उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा देख लो एंड सेम आंसर होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही अर्बनाइजेशन आ रहा है, रूरल एरियाज कम हो रहे हैं, जो भी एरियाज हैं दैट मीन्स फील्ड्स और क्रॉप लैंड्स वो बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। नदी का पानी सूख रहा है, दैट मीन्स रिवर में क्या हो जा रहा है, स्कार्सिटी आ रहा है। सो ये सारे इश्यूज को आप लिख सकते हो। एंड ये ईवीएस है, स्कूल कॉलेज के टाइम पे ईवीएस कैसे पढ़ते थे, जो टॉपिक्स पता है उसको भांसते थे ना, वैसे ही करना है। सो और एक पॉइंट बता दूं, ये दोनों का आंसर उसी से हो जाएगा, नॉलेज एंड करिकुलम से। उसको छोड़ के डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? अगर हमने फॉरेस्ट बनाया दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, इसको फॉरेस्टेशन बोलते हैं। अगर फॉरेस्ट को डिमोलिस्ट कर दिया या फिर उसको बर्बाद कर दिया तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, डिफॉरेस्टेशन। उसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अगर सपोज डिफॉरेस्टेशन के बारे में आता है तो आप क्या लिखोगे, और डिफॉरेस्टेशन और क्यों क्यों होता है? अभी एक एग्जांपल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का फॉरेस्ट जल गया था, याद है, 2021 में हुआ था आपको। हाँ, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और ड्यू टू क्लाइमेटिक hazardous कंडीशंस, और इट इज आल्सो ह्यूमन मेड। ये ह्यूमन मेड से भी हो सकता है, लोग अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहे, पेड़ काट रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या फिर इसको आग जला दे रहे, कहीं पे छोड़ दे रहे, या फिर कहीं पे ऑयल का सप्लाई कर रहे हैं एंड बाई चांस में ऑयल गिर गया एंड गर्मी में उसमें आग लग गया, तो ये सब हो सकता है। उसके साथ डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट लिखो, इम्पैक्ट लिख दो, पूरा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इम्पैक्ट क्या क्या होगा बताओ फटाफट, इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? अच्छा अभी के लिए एक चीज बताओ, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन ना, टेम्परेचर हाई है कि नहीं, हाई है, ये ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन है, ओके, ग्लोबल वार्मिंग, राइट, yes, water scarcity, global warming, animals, habitats of animals, जो भी lost habitats loss हो रहे हैं animals के, and हमारे भी, also हमारे भी, and जो भी हम depend करते थे, we depend on forest for our shelter, for our food, for our fuel, etc. एंड ये नेक्स्टली क्या हो रहा है ना, जस्ट लाइक डीजेनरेट्स हो रहे हैं, धीरे 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 खत्म हो रहे हैं, एग्जस्टेड हो जा रहे हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन दे दो, हो गया, आपको बुक भी नहीं जरूरत है, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ उसमें लिख के आना, पॉइंट्स को अच्छे से अरेंज करके लिख के आना, हो गया खत्म, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, अभी बोलती हूँ कि ये दोनों में आप क्या करोगे, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड काइटो कॉन्फ्रेंस, एट ए टाइम प्रिपेयर करो एक लॉन्ग क्वेश्चन, एट ए टाइम प्रिपेयर करो इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन। ओजोन डिप्लीशन दैट मीन्स ओजोन लेयर में डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसमें होल्स क्रिएट हो गया। ये ओजोन लेयर क्या होता है, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला above the earth area. So अर्थ में सबसे above लेयर कौन सा है, अर्थ का कौन सा, कौन से लेयर में एयर है, ऑक्सीजन है, बताओ क्या बोलते हैं उसको, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर, ठीक है। एटमोस्फियर से ऊपर कौन है आपका, स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है ना, उसमें आपका क्या आता है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। अगर सपोज ये अम्ब्रेला में ड्यू टू सीएफसी गैसेस, अभी सीएफसी गैसेस क्या है, जो भी आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, फ्रीज यूज करते हो, बहुत सारा फ्रीज आप लोग यूज करते हो, हर एक के घर में फ्रीज है। अभी फ्रीज को जब हम,
यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैसे क्रिएट होता है? आप एसी यूज कर रहे हो, फ्रीज यूज कर रहे हो, तो उसमें देखो ना, आप लोग खाना रख देते हो, आप थिंक करते हो कि ये फ्रीज में खाना बहुत फ्रेश रहता है, बट ये वन काइंड ऑफ फॉल्स फॉल्स पॉइंट है, क्योंकि खाना फ्रेश नहीं रहता। हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं उसके कंडीशन, बट उसमें डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है ड्यू टू कोल्ड स्टोरेज। ये उसमें एक स्मेल क्रिएट होता है। देखना, खाना आप कुछ टाइम तक रख देते हो तो फ्रीज के अंदर स्मेल क्रिएट हो जाता है, फाउल सा स्मेल, एक गंदा सा स्मेल क्रिएट होता है। वो होता है आपका सीएफसी गैसेस। सो ये सीएफसी गैसेस जहाँ पे भी रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज और ये सब एरिया है जहाँ पे ठंडा एरिया रहता है, तो वहाँ से क्रिएट होता है। एंड ये सनलाइट के सब जब मिक्स होता है, तो वो क्रिएट क्या करते हैं, यूवी रेज को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। एंड ये यूवी रेज जाके अम्ब्रेला को पोरस कर देते, दैट मीन्स पोर्स क्रिएट कर देते, सो दैट अम्ब्रेला जब पोरस हो गया, दैट मीन्स यूवी रेज डायरेक्टली आ गए अर्थ पे। एंड उसके थ्रू हमें इतना स्किन बॉर्न डिजीजेस होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, एंड स्किन कैंसर और अदर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, बर्निंग्स होता है ना, फेस में कभी कभी बर्निंग सा फील आता है कि जल रहा है पूरा फेस, ऐसे टाइप के इश्यूज आते हैं। तो ये सारा मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आप ग्लोबल वार्मिंग में भी लिख सकते हो, आप ओजोन डिप्लीशन में भी लिख सकते हो। एंड ये सब के रीजन से पता है अल्टीमेटली एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है। सो एटमोस्फेयर पे पहले केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल अगेन क्लाउड्स के अंदर जो वाटर लॉग्ड है, दैट इज नॉट LOCED, ये लॉग्ड, LOGGED, लॉग्ड मतलब हम बोल सकते हैं इसको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो जब आपका क्लाउड ऐसे वाटर को स्टोर करके रखता है, तो उसके अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होके पानी के साथ मिक्स होके ये नीचे आता है, तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एंड एसिड रेन से सारे जो भी कलर है, जैसे कि लिप्स का कलर या फिर कोई एक मॉन्यूमेंट्स का कलर या फिर हमारे इवन इफ हमारे बॉडी कलर भी चेंजेस हो जाते हैं, एंड ये डिस्कलरेशन हो जाता है, फेड अप हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो एसिड रेन में। इसमें एसिड रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब गैसेस आप बोल सकते हो, या केमिकल्स बोल लो, गैसेस होगा तो रॉन्ग हो जाएगा, केमिकल्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड आपका हो गया HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज एसिड रेन है तो एसिड रहेगा। एंड उसके साथ SO2 भी कभी कभी रहता है, बिकॉज H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों आप स्पेशली मेंशन करेंगे। ठीक है, सो हो गया। इसके हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला ये दोनों, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक होता है पता है, H2CO3, H2CO3, HNO3, H2CO3, H2SO4, ये तीनों मिलके हमारा एसिड रेन क्रिएट होता है। ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स हैं, मतलब एसिड है, कंसंट्रेटेड पॉइंट्स पे आ गए तो हम लोग जल जाएंगे, ऐसा है। तो ये एसिड रेन जब लिप्स के ऊपर आता ना, उसका ग्रीन जो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है लिप्स के विद इन, बताओ, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, बताओ बताओ बताओ। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो लिव का प्रोडक्शन खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस भी खत्म हो गया, एंड उसके थ्रू फूड अवेलेबिलिटी भी धीरे धीरे कमेगा। एंड अल्टीमेटली हम हमें भी एनर्जी रिसोर्सेज और नहीं मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को मैंने रिवाइज करवाया कि ऐसे टाइप में आप लोग लिख सकते हो, सपोज आप भूल गए तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके। और बताओ क्या है, क्या क्या बता, क्या बताए आप, बताओ। यस, क्वेश्चंस पे डायग्राम्स आप बनाओगे, बट इसको ज्यादा नहीं, जैसे कि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख रहे हो, तो हाईलाइटेड करके एक सर्कल। Yes, yes, you have to write it, or you have to draw it, right? Actually, you have to draw it in the small format, not in a big page. बड़े पेज में नहीं करो, शॉर्ट फॉर्म में, इन short format, or that is called within a half page or the side page of the फुल पेज, आप साइड पेज में करो कि जो भी आपका वेट 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 साइड पेजेस, अच्छा आपका ना पेपर पूरा रोलिंग होगा,
The paper is ruling type, not white paper, so it's quite difficult to draw it properly. So properly draw मत करना, ठीक है? आप लोग shortly draw करो and in a corner side और in a right side of the page and shortly prepare कर दो, haphazardly कर दो, better रहेगा. Because अगर सारा prepare करते रहे ऐसे, या आपका voice clear नहीं है. हाँ, only ओनली एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज. इसको ड्रॉ अगर प्रॉपरली नहीं कर पाते हो तो छोड़ देना, कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है, only you have to write it properly in with explanation and with examples of some chemicals, examples of some gases, etc. उसको अगर मेंशन कर दोगे तो आएगा. ठीक है. Okay. So question पे चलते हैं. That is the next question is the policies related with the environmental problems. So ये जो policies है ना, policies एक्ट सारे मेंशन करिएगा. जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे आप मेंशन कर सकते हो. पोल्यूशंस के जब पोल्यूशंस आप लोग पढ़ोगे ना कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उसमें ना कुछ कुछ एक्ट्स होंगे. दैट इज अ वाटर प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉइल प्रोटेक्शन एक्ट. अच्छा, वन काइंड ऑफ एक थीम है, थीम नहीं, वन काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हो कि वर्ड भी नहीं है, रुको, प्रोग्राम है which was conducted for protection of the forest. Can you tell this name? Can you tell me this name? What is the Forest Act? पोल्यूशन का क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट अबाउट द पोल्यूशन है, सो इंट्रोडक्शन टू पोल्यूशन, इंट्रोडक्शन टू पोल्यूशन के बाद आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन द इंट्रोडक्शन टू पोल्यूटेंट्स. आपको पोल्यूटेंट्स के बारे में भी लिखना है एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस. जो भी पोल्यूशंस होता है उसको अगेन डिस्क्राइब करते जाना है, एक्सप्लेनेशंस देना है. हो गया खत्म. सो ये हो गया. एंड लास्टली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 पेजेस का है. लॉन्ग में भी आ चुका है बट शॉर्ट में ओनली 3 पेजेस का है. 3 पेजेस जितना भी है. ईवीएस का एक बेस्ट पॉइंट क्या है पता है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी एक पॉलिसी हो गया, स्कीम हो गया, ऐसा है एंड वो आ जाता है एग्जाम में, सो ओनली उतने ही पेजेस आपको लिखने हैं, एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं पड़ता. उतना ही मेंशन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया. यस, बोलिए. यस प्लीज. काइटो कॉन्फ्रेंस. यस यस. बिकॉज जो काइटो कॉन्फ्रेंस है, काइटो कॉन्फ्रेंस क्यों आया था? बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए ही आया था. एंड ये जो पॉइंट था ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्शन के लिए ही आया था. सो इसलिए मैंने ये भी पॉइंट मेंशन किया, इसलिए बोला ना, एसिड ट्रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, काइटो कॉन्फ्रेंस एट ए टाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन जैसा प्रिपेयर करिए. सो दैट क्या होगा ना, कोई भी क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे यूज कर सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन. काइटो कॉन्फ्रेंस आपके बुक में बहुत ही शॉर्टली मेंशन है, तो आप ना शॉर्टली कर सकते हो, या फिर मैंने ना पॉइंट्स एक्चुअली क्लासेस में लिखे थे, तो किसी ने अगर लिखा होगा तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर देना. बिकॉज ग्रुप में मेरा ओनली बोर्ड में जो मैंने लिखवाया था उसका स्क्रीनशॉट छोड़ा गया है. मैं अगेन आपको भी शेयर कर दूंगी. अगर पॉसिबल हुआ तो वैसे पॉइंट्स में लिख दो, इजी होगा. अदरवाइज काइटो कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. इतना मेंशन करो कि कब हुआ था, कितने कंट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व है एंड इसके मेजर फीचर्स क्या-क्या हैं, कौन सा चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था. दैट इज़ अ काइटो कॉन्फ्रेंस. इसका जो भी पॉइंट्स है. यस, प्लीज़ बोलिए. और काइटो कॉन्फ्रेंस में ऐड करेंगे लास्ट में. ओके. To protect our environment from the global warming, Kyoto Conference was occurred in this time. And according to the Kyoto Conference, this is a major features or major elements of the Kyoto Conference to protect our environment. ऐसे करके mention कर सकते हैं. ऐसे mention कर दिए तो और भी ज़्यादा attractive हो जाएगा. ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, पॉलिसीज रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स.
पॉलिसीज रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मेंशन है, दैट इज पॉलिसीज यहाँ पे मेंशन होंगे एंड लॉज भी मेंशन होंगे, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, सॉइल प्रोटेक्शन एक्ट, सॉइल कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे मेंशन होंगे. सो वैसे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम कर लेना. एनवायरमेंटल वाला यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया रॉन्गली. एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ये ना सेम सेम पॉइंट्स पे आता है एंड ओनली टर्म्स चेंज होते हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लो, उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्थ मीन्स टोटली हेल्दी वे से, बैलेंस्ड वे से ग्रो करना. हेल्दी एनवायरनमेंट का कंसेप्ट भी सेम है. अभी इको क्लब बचा. इको क्लब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. ये लास्ट में मैं डिस्कशन करती हूँ, पीडीएफ दिखा के आपको क्या क्या लिखना है. इको क्लब क्या होता है ना, एक क्लब क्रिएट करेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स होते हैं, वैसे ये इको मीन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्लब क्रिएट होगा. यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम ज्वाइन करेंगे, अवेयर करेंगे दूसरे लोगों को थ्रू द मास मीडिया बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेशंस, जो भी बच्चों को देना चाहिए, बड़ों को देना चाहिए, उससे क्या करेंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, स्प्रेड करेंगे कि इको क्लब के थ्रू हम सबको अवेयर कर रहे हैं, सबको और ज़्यादा हम स्पेशलाइज्ड कर रहे हैं स्पेकुलेशन पॉइंट पे, दैट इज एनवायरनमेंट का नीड क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ एनवायरनमेंट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द डिफरेंट हाजार्डियस कंडीशंस. तो कैसे हम दूसरे जो भी विपद हैं, या फिर हम बोलते हैं कठिन जो कठिनाई होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय जो करता है, बर्बाद जो कर रहा है, उससे कैसे बचाएंगे, उस पॉइंट के ऊपर इको क्लब आता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट 2 पे. तो करिकुलम डेवलपमेंट है एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन. ये करिकुलम डेवलपमेंट आपने नॉलेज एंड करिकुलम में ऑलरेडी पढ़ा है एंड उस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज अ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, ये एक क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, दैट इज मेथड्स. जितने मेथड्स हैं पता है आपको, मैंने मेथड्स का एक वीडियो भी दिया था एंड एक पूरा पीडीएफ भी है, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रामाटाइजेशन मेथड, ये सारे एक मेथड का एक पीडीएफ होगा, प्लीज़ उसको चेक करिएगा एंड यहाँ पे वो आंसर यूज़ हो जाएगा. प्लस आप कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या करोगे बताओ, उसके अकॉर्डिंग और भी बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक का नेम है दैट इज़ अ करिकुलम डेवलपमेंट, सो इंट्रोडक्शन टू करिकुलम दे दीजिएगा, नॉलेज एंड करिकुलम से जो आपने यूज़ किया था. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू करिकुलम, आफ्टर दैट मीनिंग डेफिनेशन करिकुलम का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. हो गया, इतना तक हमने मेंशन कर दिया. अभी उसके बाद जो नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस में मेथड्स को फिर से लिखना है. तो ये क्वेश्चन का आंसर फिर से यहाँ पे आ जाएगा. ये दोनों होने से एट ए टाइम आप प्रिपेयर कर सकते हो. इसको छोड़ के और क्या है, प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. प्लानिंग करना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन को यहाँ पे रिपीटेडली पॉइंट आता है एंड पेडागोजीज में जैसे आप लोग पढ़े थे ना वैसे ही टाइप का है. पेडागोजीज में जैसे आप लोग पढ़े थे वैसे ही टाइप का है ये मेंशन, कि होता था ना वैल्यूज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज, how to implement the social studies in the +2 level or the 10th level or in प्राइमरी सेशन. तो वैसे यहाँ पे ईवीएस का करना है एंड उसके साथ फॉर्मल नॉन फॉर्मल अप्रोचेस को भी मेंशन यहाँ पे करना है. एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप ब्रीफली मेंशन करो, पढ़ो, तो इजीली हो जाएगा. ये दोनों एक साथ करना है एंड इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से कर सकते हो. दैट इज़ अ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारा मीन्स आईसीटी का डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, आईसीटी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. अच्छा, आप लोगों ने आईपी पढ़ा, एजुकेशनल जो इमर्जेंस ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज जो प्रोग्राम्स है, आईपी, आईपी पढ़ा कि नहीं, इंडिविजुअल, क्या मेंशन है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, इंडिविजुअल, यस, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम. उसको पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, उसको अगर पढ़ोगे उसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कम्युनिकेशन, आईसीटीज, आईसीटीज का जो भी डेवलपमेंट है दैट इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉइंट्स है, रोम, रैम, सब कुछ मेंशन्ड है.
ठीक है? तो यहाँ पे देखो ईवीएस को भी वैसे ही बढ़ाना है तो मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया का यूज़ एंड उसके थ्रू अभी देखो मैं मास मीडिया यूज़ कर रही हूँ, अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़्ड हो रहा है एंड कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताएँगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ेस दे देंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक्सपांड करने के लिए, बस इतना ही मेंशन करना है। लास्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज अ मीनिंग टाइप्स कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिजास्टर। सो मैं यहाँ पे आपको ना दो क्वेश्चन ही करने बोल रही हूँ, बट ज़्यादा नहीं करना है। ये क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे कि इतने टाइप का डिजास्टर्स हैं, ठीक है? जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, और मेंशन करो और क्या क्या हो सकता है। दो टाइप के डिजास्टर होते हैं एक्चुअली, एक होता है कि जो नेचुरल बेसिस पे होता है और एक होता है ह्यूमन। पहले नेचुरल वाले आर्टिफिशियल, यस। बोलो नेचुरल वाले में एग्जांपल्स बोलो फटाफट। सुनामी, साइक्लोन, और लैंडस्लाइडिंग, लैंडस्लाइडिंग्स और क्या होगा? फ्लड, यस, फ्लड, दैट इज या फिर ड्रॉट, ड्रॉट हो गया। तो ये इतना ज़्यादा नहीं, ओनली 5 देना, 5 देना नेचुरल से, ठीक है? जो आपको पता है उसके ऊपर। सुनामी क्या होता है, उससे आप प्रोटेक्शन लेने के लिए क्या कर सकते हो? या फिर सुनामी क्या होता है, कैसे आता है? बस इतना ही 4-5 लाइन करके सबका मेंशन करिएगा। वैसे ही अगर मैन मेड में जाते हैं, बताओ मैन मेड में अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, बुश फायर, और दैट इज़, यस, फॉरेस्ट जो डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया उसके ऊपर। और क्या हुआ था? और 1-2 बोलो, जो हुआ है पहले, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वॉर भी हो सकता है। और एक हुआ था मुंबई में, याद करिए, 2011 में, मुंबई में, याद करो, टेरर अटैक, टेरर अटैक कहाँ पे हुआ था? सबसे फेमस होटल, ताज। हाँ, तो जो-जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, बहुत लोग मारे गए थे, वैसे इन्फॉर्मेशन को अगर दोगे तो और भी अच्छा मार्क्स, ठीक है? बुक में नहीं रहना मत लिखो, मतलब वो बुक का लिखो, जो पता है लिखो। यस, बोलो, 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 बोलो फटाफट। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी पहले बोल चुके हैं ना हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट मिथाइल गैसेस के ऊपर है, उसका आइसोसाइनेट मिथाइल्स होगा। हाँ, केदारनाथ वाला नेचुरल है आपका। केदारनाथ हो गया या उत्तराखंड में हो गया, जो होता है वो सारे फ्लड के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो वो नेचुरल है। उसको मैन मेड नहीं कह सकते। अच्छा देखो, that you can give the example in the natural, not in the artificial, in the natural only. Okay, next question देखो, मैनेजिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर एट कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल लेवल। ये क्वेश्चन मत प्रिपेयर करो, अगर ये आता भी है तो आप मेंशन कर देना इस पॉइंट को, दैट इज अ रिलीफ फॉर डिजास्टर जो है एंड रेस्क्यू फ्रॉम द डिजास्टर। इसको आप थोड़ा बहुत मेंशन कर देना कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिजास्टर, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, एंड उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी लेवल पे हम मास मीडिया को यूज़ करके कैसे ग्रो करेंगे, अवेयर करेंगे, उसको मैनेज कर देना। अगर आया तो इसको प्रिपेयर मत करो, टाइम वेस्ट है ओनली, एंड ये दोनों को एट अ टाइम प्रिपेयर कर दो। एट अ टाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर दो, जैसे द रेस्क्यू, रेस्क्यू फॉर डिजास्टर, रिलीफ फॉर डिजास्टर एंड रेस्क्यू फ्रॉम डिजास्टर। तो पहले रेस्क्यू करेंगे, उसके लिए प्लानिंग, प्रिपरेटरी फेज, प्री प्लानिंग, प्रिपरेटरी फेज, देन पोस्ट प्लानिंग भी करेंगे उसके बाद। तो पोस्ट प्लानिंग में रिलीफ्स आएंगे, रिलीफ्स जो बांटे जाते हैं उसका प्लानिंग करना है। इमिडिएटली लोगों को हैबिटेट्स चाहिए, घर चाहिए ना, क्योंकि उनका घर टूट गया है, तो उनको घर देना है, तो ऐसे करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स हैं, समझ आया होगा कुछ कुछ? सो यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इको क्लब। सो ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा सा लाइन मेंशन किया है, दिस वर्ल्ड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन एंड ए ब्यूटीफुल प्लेस टू डाई फॉर।
हम जिसके लिए जी सकते हैं, जिसके लिए मर सकते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे हमें जीना है और जिसके लिए हम मर भी सकते हैं, वो होता है हमारा वर्ल्ड। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ऐसा हमने मेंशन किया बिकॉज़ इको मीन्स एनवायरनमेंट, उसके लिए लिखा गया है। देन एनवायरनमेंट के बारे में आपको पूरा लिखना है कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट आपको सराउंडिंग जो भी है वो एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट में और कौन से पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग का जो भी रिलेशन है, और नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशन है दैट इज़ पॉसिबल थ्रू द एनवायरनमेंट। बिकॉज़ एनवायरनमेंट जो भी सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट है, एंड इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, दैट मीन्स लिविंग नॉन लिविंग बोथ है। Eco Club is one of the small steps that make big difference to protect the environment. तो environment को protect करना है, पहले भी बोले थे कि एक ऐसा क्लब जो environment को protection को लेके awareness को लेके काम करता है। सो यहाँ पे मीनिंग मेंशन है, ये वन काइंड ऑफ ना एनजीओ जैसा होता है, इनफॉर्मल ग्रुप है। ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एंड इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से इसके लिए पैसा आता है, कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे लोग खुद से अवेयर करते हैं लोगों को, एंड एक साथ रह के प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन मेंशन है, सपोर्ट के सिस्टम के अकॉर्डिंग एम्स मेंशन हो गया। ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया है कि आप क्या करोगे। ऑब्जेक्टिव मतलब स्कूल्स में बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स में डाला जाता है, जैसे कि कैंसरस और कैंसर को कैसे आप हटाना चाहते हो इस वर्ल्ड से, ये भी वन काइंड ऑफ इको क्लब का ही पार्ट है। आप कैसे बच्चों को ये बताना चाहते हो कि ऑल द थिंग्स which are taken place within our environment, it is a part of environment, or these are the part of environment which destroy us and destroy our environment bothly. सो ये पूरा हमें भी डिस्ट्रॉय करता है, एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय करता है। जो भी कुछ होता है, वो टेररिज्म हो या डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, रेप हो या कुछ भी हो, तो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट को ही अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करता है। तो उस बेसिस पे कैसे हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके इश्यूज को देखो। कैसे यू आर डाइंग फॉर दिस सर्व your country, to serve your country or community members, or you have the ability to motivate other persons of the society to make your environment beautiful. You are very active, और आपको सिखाना है टू बी एक्टिवली फिजिकली स्पिरिचुअली इन्वॉल्व विद द नेचर, ऐसे करके मेंशन है। हाउ टू सेटअप एन इको क्लब के लिए क्या क्या सेटअप होना चाहिए। एक तो पहले ग्रुप बनाना है, फॉर्म ए ग्रुप, सीक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। जब ये बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है ना, तब आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, बिकॉज डिफरेंट एरियाज में वर्क करना है। देन अरेंज मीटिंग्स, समटाइम्स जैसे एनजीओज में होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम होगा। जब भी जरूरत पड़ा मीटिंग्स हम कंडक्ट करेंगे, बिकॉज हम शेयर करना चाहते हैं चीज़ों को। इलेक्ट ऑफिसर, जब आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, देन आपको ऑफिसर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि सारे जगह का इश्यूज को समझे, अवेयर करने के लिए ऑलवेज एक्टिव रहे। डिफाइन ए टाइम, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में एवरी संडे और सैटरडे संडे यू विल गो देयर एंड सिलेक्ट योर प्रॉपर टाइम टू सर्व अदर पर्सन्स। आप सर्व कर सको, नर्स कर सको, उसके लिए प्लानिंग भी करना है। हेलो, कुछ बोल रहे हो? ओके। सो ड्रॉन एन एक्शन प्लान। पहले तो आपने प्लानिंग किया टाइम का, उसके बाद एक्शन प्लान देखना है। दैट मीन्स आप जो भी काम करोगे कल एनवायरनमेंट के लिए, उसके लिए पूरा प्लानिंग होना चाहिए। देन प्लान द एजेंडा टू अकॉम्प्लिश द टास्क। टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन से सीक्वेंस में करें, तो सीक्वेंस वाइज जब मेंशन करते हो उसको एजेंडा बोलते हैं। देन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो एंड रिफ्लेक्ट करो, दैट मीन्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट, जो भी रिफ्लेक्शंस आएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये मेंशन हो गया। एक्टिविटीज में क्या है, कौन सा एक्टिविटीज ये करता है। अवेयरनेस अबाउट द पर्सनल हाइजीन, पर्सनल बेसिस पे हाइजीन रखना, कैसे हाइजीन रहोगे। स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स को सिखाया जाता है कि अपने क्लीन इंटरनल पोर्शंस को कैसे क्लीन रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, कैंसरस सेल क्या है, पीसीओडी क्या है, ये सब आज के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ मेल्स को भी सिखाया जा रहा है पर्सनल हाइजीन,
प्लांटेशन ड्राइव्स, जैसे कि आप पेड़ लगाते हो या किसी को हेल्प करते हो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कि आप सॉलिड चीज़ों को ना फेंक देते हो एंड वो मिक्स नहीं हो पाता है सॉइल के साथ, तो उसको आप कैसे डिस्ट्रॉय करोगे या फिर वो कैसे सॉइल के साथ मिक्स होगा। ये सब पॉइंट्स पे वो लोग काम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, conservation of the different type of thing, that is a water, soil or animals, maintenance of the public gardens and the parks, controlling pollution, prevention burning of the waste। जहाँ पे भी वेस्ट को जलाया जाता है ना, उससे बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलते हैं एंड इट इज़ क्वाइट impossible to breathe within this environment where the burning is occur। जहाँ पे भी बर्निंग होता है ना, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस एरिया में ब्रीथ कर सकें हम लोग। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारे टाइप्स की बता दी यहाँ पे। ऑलमोस्ट मैंने मेंशन किया 25 एंड उसके एडवांटेजेस भी हैं। सो इतना ही है। कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि इको क्लब मीन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है। इको क्लब का काम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, हाईलाइट करना पॉइंट्स को जहाँ पे इश्यूज हैं। इको क्लब वन काइंड ऑफ रिदम में चलता है एंड एक साथ ये ग्रुप बना के हेल्प करते हैं लोगों को एंड प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। एंड इसका जो भी फंडिंग है, ये पहले तो खुद से ही करता है, उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो जाता है दैन उसको कुछ कुछ पेमेंट्स आते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ करने के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एक पर्सन के लिए। तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। आई होप आपको